हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि सी प्लस प्लस में और सी लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस है इनपुट ऑपरेशंस और आउटपुट ऑपरेशंस के, और सी प्लस प्लस में बेसिकली हम कैसे आगे चल के इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस करवा सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में आप बिना इनपुट और आउटपुट के आप कल्पना ही नहीं कर सकते किसी प्रोग्राम की कि किसी प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट ना हो। हर प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट तो करवाना ही होता है। किसी भी प्रोग्राम की पूरे प्रोग्राम की जो साइकिल है उसका कॉन्सेप्ट ही है कि इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। कुछ इनपुट आएगा, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट यानी कि फाइनल रिजल्ट के रूप में डिज़ायर्ड रिजल्ट आएगा, दैट इज़ आउटपुट। अब चूंकि सी प्लस प्लस हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसलिए, और पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए भी ये सी लैंग्वेज के भी फंक्शंस जो इनपुट आउटपुट करवाने के आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ, उनको तो सपोर्ट करती ही है। इसके अलावा सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्लेवर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके साथ अपने ऑब्जेक्ट्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के भी इम्प्लीमेंट करती है। मतलब सी लैंग्वेज में जितने भी फंक्शंस हमें पढ़ाए गए इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन के लिए, वो सी प्लस प्लस में 100% सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा सी प्लस प्लस क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसलिए ये अपने तरीके भी बताती है, अपने ऑब्जेक्ट्स भी बताती है जिनके माध्यम से हम इनपुट ऑपरेशंस और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हम देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। देखिए, अगर हम लोग सी प्लस प्लस से पहले सी लैंग्वेज की बात करें तो आउटपुट के लिए हम एक फंक्शन का उपयोग करते हैं, दैट इज प्रिंटफ इन सी लैंग्वेज। आउटपुट के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है दैट इज मॉनिटर, और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है दैट इज कीबोर्ड। तो प्रिंटफ और स्कैनफ ये दोनों फंक्शन हमारे इन सी लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, ये प्रिंटफ क्या करता है? प्रिंटफ करता है, अगर हम डबल कोट्स में लेट से हम कोई मैसेज देते हैं तो इट प्रिंट्स द टेक्स्ट और वैल्यू onto the standard output device that is monitor। और अगर हम बात करते हैं स्कैनफ की तो it reads data from the स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, और वो होता है हमारा कीबोर्ड। तो ये ऑलरेडी हमने सी लैंग्वेज में किया हुआ है, पढ़ा हुआ है और हम इसका काफी यूज भी करते हैं। सी लैंग्वेज में हम इनका यूज तो कर ही सकते हैं अगर हम करना चाहें। इसके लिए ऊपर आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी सी प्लस प्लस में। हालांकि सी लैंग्वेज में इसको अवॉइड कर सकते हैं हेडर फाइल को इंक्लूड करना, बट सी प्लस प्लस में हमारे पास क्या विकल्प है? क्या सी प्लस प्लस में भी हमारे पास कुछ फंक्शंस है? नहीं, सी प्लस प्लस में इनपुट ऑपरेशंस आउटपुट ऑपरेशंस के फंक्शन नहीं है। सी प्लस प्लस में हमारे पास इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन करवाने के लिए अलग ऑब्जेक्ट्स है। क्योंकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, भले ही पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करती है। इसलिए सी प्लस प्लस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड है इनपुट ऑपरेशंस और आउटपुट ऑपरेशंस करवाने के लिए पहले से। जैसे ये प्रिंटफ और स्कैनफ हम लोगों ने नहीं बनाए, सी लैंग्वेज जब हमने पढ़ी थी तब हमें ये ऑलरेडी सी ने हमें ये प्रोवाइड किए थे। ये लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल थे जिसका हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयोग किया। ऐसे ही सी प्लस प्लस में भी हमें कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स
जिनको हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बना रहे हैं, ऑलरेडी वो ऑब्जेक्ट्स प्री डिफाइंड है, वो बने हुए हैं और उनका हम यूज़ करेंगे। वो क्या क्या होते हैं और किन फाइल्स के अंदर डिक्लेयर होते हैं और कैसे उनका उपयोग हो सकता है, उसको समझते हैं। देखिए, एक हमारे पास एक बेसिक क्लास होती है इंटरनल, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, C++ में। इससे हमारी दो क्लासेस निकलती है, दैट इज आई स्ट्रीम एंड सेकेंड इज ओ स्ट्रीम। आई स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर आउटपुट स्ट्रीम। these are the classes which already defined inside the system, ठीक है ना। C++ के अंदर ये ऑलरेडी हमें लैंग्वेज के अंदर हमको ये मिलती है। अब आई स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट होता है विच इज नोन एज सी इन, और सी आउट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट होता है विच इज सी आउट। सी इन एंड सी आउट, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। इन्हीं के माध्यम से हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम जो मर्ज है दैट इज आईओ स्ट्रीम। तो अगर हमने अपने प्रोग्राम में इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन दोनों करवाना है तो हम अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एक फाइल इंक्लूड करेंगे दैट इज iostream.h। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है, वाइवा में पूछता है, या जनरल भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि आप iostream.h क्यों इंक्लूड करते हैं, तो iostream.h इंक्लूड इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर iStream और OStream दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया गया है। और iostream.h में हम Cin और Cout, यानी कि Cin इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, Cout इस क्लास यानी कि OStream क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों का उपयोग करना है अपनी फाइल के अंदर, इसलिए हम अपनी फाइल के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे। यदि आप कहते हैं कि मेरे प्रोग्राम में सिर्फ आउटपुट का ही उपयोग होना है, मतलब सी आउट का ही उपयोग होना है, तो ठीक है, तो हम ओ स्ट्रीम इंक्लूड कर सकते हैं, हम आई स्ट्रीम इंक्लूड नहीं करेंगे, तब भी हमारा प्रोग्राम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे प्रोग्राम में केवल इनपुट ही होना है, तो मैं iStream.h का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो Cin का बेसिकली मतलब क्या होता है, दैट इज कंसोल इनपुट। C स्टैंड्स फॉर कंसोल, कंसोल आउटपुट। अब ये कंसोल क्या होता है, कंसोल होता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। कंसोल मतलब होता है स्टैंडर्ड कि बेसिक क्या है। तो अगर आप स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करते हैं, दैट इज अभी बताया मैंने प्रिंटफ के केस में मॉनिटर, तो सी आउट वर्क्स फॉर द मॉनिटर एंड सी इन कंसोल इनपुट, यानी कि सी इन जो काम करेगा दैट इज फॉर द कीबोर्ड, कि कीबोर्ड से वैल्यू रीड करने का काम सी इन का होगा और मॉनिटर पे आउटपुट छोड़ने का काम सी आउट का होगा। अब हम इनको देखेंगे कि ये अलग अलग कैसे उपयोग में आ जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि हम सी इन और सी आउट अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे, इसलिए iostream.h आपको इंक्लूड करनी मैंडेटरी है C++ के प्रोग्राम के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको एक और फाइल बता रहा हूँ, दैट इज conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट .h फॉर दी getch और CLR SCR। दीज ऑल आर दी फंक्शन जो हमने ऑलरेडी सी लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं। क्लियर द स्क्रीन एंड इट इज यूज टू टेक अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, टिल देन स्क्रीन होल्ड रहेगी। सरल भाषा में समझते हैं, getch यूज टू पॉज द स्क्रीन अंटिल यू प्रेस अ की। जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते कीबोर्ड से, स्क्रीन आपकी होल्ड रहेगी। एज एंड व्हेन यू प्रेस अ कैरेक्टर, तो दिस इज द गेट कैरेक्टर कमांड, गेट कैरेक्टर फंक्शन। यू प्रेस अ कैरेक्टर, वो हमारा बफर में जाता है और उसके बाद हमारी स्क्रीन वापस कोडिंग विंडो पे आ जाती है। तो getch हम इसलिए लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है इन दोनों का उपयोग करना, ज़रूरी नहीं है लगाना हम, लेकिन एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं तो एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम जब रन हो तो पहले स्क्रीन क्लियर हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे आउटपुट विंडो कुछ देर के लिए स्टे रहे ताकि मैं आउटपुट को विजुलाइज कर सकूं, देख सकूं, तो उसके लिए हम getch का यूज़ करते हैं। खैर, बैक टू ट्रैक, हम वापस सी इन और सी आउट के ऊपर आते हैं।
तो अब देखते हैं सी इन और सी आउट यूज कैसे होते हैं, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट सी इन एंड सी आउट। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि देखिए सी आउट और सी इन बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं कई सारे इंटरव्यूज़ लेता हूँ स्टूडेंट जब हम किसी कोई जॉब वगैरह निकालते हैं या हम कोई रिक्रूटमेंट निकालते हैं, तो मैं ऑलवेज ये स्टूडेंट से एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि वहाँ पे जो मिस्टेक्स होती हैं वो आप ना करें। यानी कि क्या होता है, तकरीबन तकरीबन कोई बीटेक करके आया है, कोई एमसीए करके आया है, अगर उनसे पूछा जाता है कि बेस्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, तो वो फटाफट से बताते हैं सी प्लस प्लस सी। तो उनसे पूछा जाता है कि सी आउट और सी इन क्या है, तो वहाँ पे ब्लेंडर मिस्टेक होती है। वो बोल देते हैं ये मेथड है, ये फंक्शन है, ये कमांड है। नहीं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है। आप हमेशा हमेशा प्लीज़, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आप हमेशा ध्यान रखें कि ये क्या होता है सी आउट और सी इन। दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स। सी आउट ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ओ स्ट्रीम इंटरनल एक क्लास बनी हुई है। सी इन आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, आई स्ट्रीम नाम की एक क्लास बनी हुई है इंटरनल। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है, फंक्शंस नहीं है, मेथड्स नहीं है, कमांड्स नहीं है, ठीक है। दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स, कीवर्ड्स भी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो काम कैसे करते हैं ये ऑब्जेक्ट्स देखिए, जैसे सी लैंग्वेज में हमारे पास प्रिंटफ होता है और हम यहाँ कोई मैसेज देते हैं, ठीक है ना। सी आउट भी इस तरीके से मैसेज के रूप में यूज आता है। अब ये क्या है, ये जो ऑपरेटर हमने लगाया है इसको मैं बेसिकली अपनी तरफ से आउटपुट ऑपरेटर बोलता हूँ, लेकिन टेक्निकली नाम आउटपुट ऑपरेटर नहीं है, टेक्निकली नाम इसका है इंसर्शन ऑपरेटर। यानी कि ये आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट जिससे ये अटैच है, वहाँ पे इस मैसेज को इंसर्ट करता है। देखिए इस लाइन ऑफ कोड को मतलब समझिए कि ये मैसेज इंसर्ट होगा सी आउट में। दैट मीन्स कि मैं, ये डायरेक्शन देखिए इस तरफ दिखा रहा है, ठीक है ना, डबल ग्रेटर देन का साइन है ये बताना चाह रहा है मैसेज इस तरफ जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आगे चल के कॉन्सेप्ट है ओवरलोडिंग, हम इसका ओवरलोडिंग का फंक्शन भी बनाएंगे और इसको हम अपने अकॉर्डिंग इसका अपनी तरफ का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, वो बात की बात है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ मैसेज के रूप में हम यहाँ पे मॉनिटर पे हम कुछ इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसर्ट ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर भी बोलते हैं, पुट टू ऑपरेटर भी बोलते हैं। मैं अपनी तरफ से इसको आउटपुट ऑपरेटर बोल देता हूँ कि आउटपुट के लिए ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे दिया प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, तो ये कैसे प्रिंट करेगा, ये ऐसे प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स में, ठीक है। अगर प्रिंटफ किसी की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता है, जैसे एक नंबर है उसका स्क्वायर प्रिंट करना चाहता है, तो ये ऐसे प्रिंट करेगा परसेंटेज डी इज, या लिखा स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी ए इंटू ए, है ना। स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी इक्वल टू ए को भी हम माने स्क्वायर ऑफ 5 देना चाहते हैं हम लोग, तो स्क्वायर ऑफ, इसको हम और थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी ए कॉमा ए इंटू ए। मान लेते हैं ए की वैल्यू 5 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्क्वायर ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे परसेंटेज डी, यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी 5 और यहाँ प्रिंट होगा 5 इंटू 5 दैट इज 25, स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल्स टू 25। इस लाइन ऑफ कोड का आंसर ये आएगा। ये लाइन अगर मुझे सी आउट के थ्रू लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, सी आउट हम मान के चल रहे हैं ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर ऑफ
डायरेक्ट ए, यहाँ कोई परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं होती। अब आगे इक्वल टू भी है ए इंटू ए, दैट्स इट। यहाँ कोई परसेंटेज डी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वेरिएबल लगता है। अगर वेरिएबल को आपने डबल कोट्स में लिख दिया तो वो इट बिकम्स द मैसेज, तो वो ए, जो ए नाम का कैरेक्टर है वो प्रिंट कर देगा। अगर हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा तो इट विल प्रिंट नॉर्मल वैल्यू, यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज स्क्वायर ऑफ द मैसेज बन गया ए, यानी कि वैल्यू 5 इक्वल टू, फिर मैसेज बन गया 5 इंटू 5 25। ठीक है, ये थोड़ी सी लंबी लाइन होगी। अगर शॉर्ट में अगर हमने कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है नॉर्मल, तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे भाई, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी ए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 5। और ये चीज़ अगर मुझे सी प्लस प्लस में सी आउट का यूज़ करके लिखना हो तो मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए, तो इट विल प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5। अगर पहले आप ये समझ लीजिएगा मेरे हिसाब से, दूसरे नंबर पे ये समझ लीजिएगा, तीसरा नंबर मैंने पहले कर दिया गलती से, आप तीसरे नंबर पे ये समझ लीजिएगा। पहले नंबर पे ये समझिएगा कि किसी मैसेज को कैसे प्रिंट करना है, दूसरे नंबर पे किसी वेरिएबल की वैल्यू, सिंगल वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करनी है, और तीसरा अगर आपको मल्टीपल मैसेज और मल्टीपल वेरिएबल वैल्यू प्रिंट करनी है एक साथ तो कैसे करनी है। वेरी सिंपल, जो आपको डबल कोट्स में दिख रहा है वो मैसेज है, जो बिना डबल कोट्स के दिख रहा है वो वैल्यू है। ठीक है ना, चाहे वो कैलकुलेशन करके आए चाहे वो डायरेक्ट आए। एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इनकी वेरिएबल प्रिंट करना है, फिर वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर मैसेज प्रिंट करना है, फिर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो बीच में आप उतने इंसर्शन ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इसका जो क्रम होगा वो इस तरीके से होगा कि पहले मैं ये बताता हूँ, पहले ये यहाँ जाएगा, उसके पीछे पीछे ये जाएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो पहले ये जाएगा स्क्वायर ऑफ, फिर ए गया यानी कि 5, फिर इक्वल टू गया मैसेज के रूप में, फिर ए इंटू ए गया उसके पीछे, तो ये पूरा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। दैट इज क्लियर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि डबल कोट्स में हमने ये दिया और फिर हमारे यहाँ से ए गया, पीछे पीछे 5 प्रिंट हो गया, जैसे इसमें भी इस तरीके से ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं सी इन का यूज कैसे होता है। देखिए, स्कैनएफ लगाते हैं आप, परसेंटेज डी सिंगल वैल्यू के लिए इस तरीके से एक वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप सी इन के साथ मैसेज नहीं देते, आप सिंपल दे देते हैं ए। तो ये क्या करेगा, सी इन बेसिकली कैसे काम करता है सी इन, देखिए सी इन ए, अब सी इन मतलब कंसोल इनपुट। अब यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है डबल ग्रेटर देन का, ये क्या है, इसको बेसिकली मैं इनपुट ऑपरेटर बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है या गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी बोलते हैं। कि कीबोर्ड से आप रीड कर रहे हैं और वैल्यू किस में डलवा रहे हैं, ए में। डायरेक्शन देखिए उल्टी हो गई है, अब कीबोर्ड से वैल्यू आ रही है और ए में जाके स्टोर हो रही है, वैल्यू आ रही है और ए में जाके स्टोर हो रही है, राइट। तो यहाँ से कीबोर्ड से वैल्यू आएगी, ए में स्टोर होगी, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहाँ से, गेट फ्रॉम भी बोलते हैं इसको, इनपुट ऑपरेटर भी बोल सकते हो। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, कीबोर्ड से वैल्यू सिंगल इनपुट हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 2-3 वैल्यू इनपुट करनी है, जैसे 3 वैल्यूज इनपुट करनी है, तो मैं परसेंटेज डी लगाऊंगा, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। तो पहली वैल्यू ए में, दूसरी बी में, तीसरी सी में, 3 वैल्यू एक साथ, 3 परसेंटेज डी। यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं किस तरीके से लिखूंगा, सी इन ए बी एंड सी, दैट इज कीबोर्ड से वैल्यू पहले इनपुट गई ए में, देन आफ्टर बी में, और थर्ड वैल्यू ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगी, सी में। ऐसे जितनी मर्जी आप वैल्यू और ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, ए बी सी डी वट एवर, जितनी 5-6 वैल्यू जितनी आप इनपुट करवाना चाहो तो वो करवा सकते हो। तो इस तरीके से हम कीबोर्ड से वैल्यू जब हम इनपुट करते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज एक ही लाइन में ऐसे इनपुट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है सबके लिए अलग अलग लगाएं आप, ऐसे सी इन ए, सी इन बी,
सी ये भी ठीक है, लेकिन ये अलग अलग कोड लिखने से अच्छा है एक ही लाइन में लिखा जाए, तीनों वैल्यूज एक ही साथ इनपुट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आई होप आपको इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन करना आ गया है। तो अब एक छोटे से प्रोग्राम हम दो वैल्यू को ऐड करने का बना के देखते हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है ना, हैश इंक्लूड iostream.h सैम्पल प्रोग्राम बनाते हैं, एक्सटेंशन रखते हैं .cpp और हैश इंक्लूड conio.h ए, या एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आपको अभी। एंटर वैल्यू फॉर ए, सी इन ए। एंटर वैल्यू for b, int b, c in b। ठीक है, int c इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ मैंने इसका रिजल्ट प्रिंट करवाया सम इज इक्वल्स टू c एंड l गेट ch प्रोग्राम क्लोज्ड, रिटर्न 0। देखिए इस प्रोग्राम को ऐसे ऐसे पढ़ना है हमने। देखिए यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सबसे ज़रूरी शुरुआती बात समझने वाली क्या है। सी एंड सी प्लस प्लस में डिफरेंस है एक बहुत बड़ा, कि सी लैंग्वेज थोड़ी सी रिजिड है, लेकिन सी प्लस प्लस थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। आप देख ही रहे होंगे सी लैंग्वेज में ज़रूरी होता है कि जितने भी वेरिएबल्स का उपयोग प्रोग्राम के अंदर होगा वो भाई ऊपर डिक्लेयर हो जाए सारे, उसके बाद ही उसका आप यूज़ करेंगे। और बीच में अलाउ नहीं होता कि आप डिक्लेयर करो, सारे वेरिएबल्स पहले आप सारे डिक्लेयर कर दो। यहाँ पर आपको लिबर्टी है कि जहाँ पर भी आपको वेरिएबल का आवश्यकता है आप उस समय या उसके जस्ट पहले भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने डिक्लेयर किया। ठीक है, तो जहाँ जरूरत थी वहाँ पे आप ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया ताकि आपको समझ में आए कि हमारे पास लिबर्टी है कि हम वेरिएबल को कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया, सी को हमने यहाँ डिक्लेयर किया और सम इक्वल टू सी यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये इसका आउटपुट कैसे आएगा? इसका आउटपुट आएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा एंटर वैल्यू फॉर ए, आपने डाला मान लीजिए 4, फिर एंटर वैल्यू फॉर बी आपने डाला मान लीजिए 6। ठीक है ना, 6 इनपुट हुआ, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ, ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, ये ए की वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट होगी, ए में स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली फॉर द बी, अब सी में कितना आ गया ए प्लस बी दैट इज 10, तो सी की वैल्यू 10 हो गई। अब प्रिंट तो करना है, प्रिंट का हो रहा है आउटपुट यहाँ पे सम इक्वल्स टू 10, और उसके बाद न्यू लाइन पे आ जाएगी। न्यू लाइन का मतलब क्या है, ये देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, ये लिखा है एंडल, ये क्या करता है अभी इसको समझते हैं। फिलहाल के लिए समझ लीजिए एंडल न्यू लाइन की तरह काम करेगा, बैकस्लैश एन की तरह काम करेगा, कोई ज़रूरी भी नहीं था लगाना, मैंने जान के लगा दिया है। गेट ch, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ दैट इज रिटर्न 0। अगर हम फंक्शन में रिटर्न टाइप लगा रहे हैं और नहीं लगा रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंट होता है। फंक्शंस के अंदर पढ़ाई जाती है चीज़ें कि रिटर्न टाइप इंट होता है, अगर आप नहीं लगाएंगे और लगाएंगे तो भी इंट। तो जब इंट होता है तो फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। अब हमारे पास तो कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए है नहीं, क्योंकि ये कोई फंक्शन कॉलिंग तो है नहीं, ये तो हम डायरेक्ट मेन बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए नहीं है। यदि आप रिटर्न का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वॉइड लगा दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक सैंपल प्रोग्राम देखा जिसमें आपने 2 वैल्यूज इनपुट करवाई और दोनों को आपने ऐड करवा के प्रिंट करवा लिया। क्लियर है वाली बात? अब देखते हैं जरा एंडल का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी के लिए फिलहाल अभी के लिए समझ लीजिए एंडल एक मैनिपुलेटर है
जैसे सी लैंग्वेज में हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश ए, बैकस्लैश आर, दीज ऑल आर दी एस्केप सीक्वेंसेस इन सी लैंग्वेज। जबकि सी प्लस प्लस में हमारे पास मैन्युपुलेटर्स होते हैं, एंडल, सेट डब्ल्यू वगैरह वगैरह, तो हम देखेंगे उसके ऊपर। एंडल इज फॉर द न्यू लाइन, ENDL लाइन फीड के लिए होता है, एंड टेक्स द कंट्रोल टू नेक्स्ट लाइन। ध्यान रखिएगा, इसको डबल कोट्स में नहीं लिखना, नहीं तो मैसेज बन जाएगा ये ENDL, एंडल डायरेक्ट। अगर आपको एक ब्लैंक लाइन चाहिए देन यू विल डू लाइक ENDL, दैट्स इट। ठीक है, हालांकि हम अगर इसकी जगह पे ये लगाते हैं तो ये दोनों सेम काम करेंगे। बैकस्लैश एन सी लैंग्वेज का है, सेम काम करेगा, एंडल भी सेम काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सी प्लस प्लस में इनपुट ऑपरेशंस और आउटपुट ऑपरेशंस करवाने की समझ आ गई है। ठीक है, अब आगे चल के हम कुछ और प्रोग्राम्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके बनाना सीखेंगे, और उससे पहले कुछ और भी हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जो हमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाए हैं उन सबको आप ट्राई कर सकते हो। प्रिंटफ की जगह पे आप सी आउट का उपयोग करना, स्कैनफ की जगह पे आप सी इन का उपयोग करना, बाकी ऑलमोस्ट 100% चीज़ें सेम रहने वाली है। ठीक है, सिर्फ प्रिंटफ और स्कैनफ की वैल्यू चेंज करके ऊपर फाइल इंक्लूड करना मत भूलना, IOStream.h, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स उसी क्लास के अंदर ही डिफाइंड है। अगेन, अगर आपसे कोई पूछता है कि सी आउट और सी इन क्या है तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, नीचे कमेंट में लिख देना क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।